Welcome to the Story Cabin, where imagination finds a new life. Today, we begin a brand new journey, Reborn in New World, Part 1. Close your eyes, take a deep breath, and let the world of mystery, rebirth, and destiny unfold before you. चब शुरुआत नई कहानी की। एक लड़की चलते हुए घर से बाहर निकलकर आती है और आसपास अपनी नजरें दौड़ती है, फिर वहां से निकलकर गार्डन की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी आगे जाकर उसे बेंच पर एक लड़की बैठी हुई दिखती है जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो लड़की उसे देखकर अपना से हिला देती है और उसकी तरफ बढ़कर आवाज देते हुए बोलती है, नीति क्या कर रही है तू, ये सब तुझे अंदर ढूंढ रहे हैं, चल तेरी दवाई का टाइम हो गया है। वहीं ये आवाज सुनकर वो लड़की मुड़ती है। देखने में वो एवरेज ही थी, लेकिन वो बहुत कमजोर दिख रही थी। उसकी आंखों के नीचे गले घेरे पिला पड़ा चेहरा, कमजोर सा शरीर। वो धीरे से बोलती है, स्वाति तुम। वहीं वो लड़की स्वाति, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसके पास आकर बैठती है। तभी उसका ध्यान नीति के हाथ पकड़ी नोबेल पर जाती है। वो उसे देखकर नीति को घूरती है और बोलती है, वहां काका और सभी बच्चे अंदर तुझे ढूंढ रहे हैं और तू यहाँ अपनी नोवेल में लगी हुई है, पता नहीं क्या मिलता है तुझे। वहीं स्वाति की बात सुनकर नीति मुस्कुराते हुए बोलती है, यार यही तो है जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, वरना ये तो मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया। उसकी बात पर स्वाति सीरियस हो जाती है और बोलती है, नीति तूने कोशिश क्यों नहीं करी अपने परिवार को ढूंढने की, तुझे उनसे सवाल करना चाहिए था, उन्होंने तुझे क्यों इस अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। उसकी बात पर नीति एक दर्द भरी मुस्कान में बोलती है, अब इस बात का कोई मतलब ही नहीं है स्वाति, वैसे भी मुश्किल से मेरे पास बस थोड़ा सा ही वक्त है और जहां तक मुझे याद है मेरे पापा मम्मी साइंटिस्ट थे और किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उस वक्त में 5 साल की थी जब उन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा था। तब उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था वो मुझे लेने आएंगे, लेकिन देखो ना 20 साल हो गए और मेरे पास उनकी यादों के नाम पर बस यही निशानी है। ये बोलते हुए वो अपने गले में पहने हुए पेंडेंट की तरफ इशारा करती है, जो कि ब्लू कलर का बटरफ्लाई था, जिसे वो हमेशा अपने टॉप के अंदर छुपा कर रखती थी, क्योंकि ये लॉकेट उसकी माँ ने लास्ट टाइम दिया था और हमेशा पहने रखने को कहा था और छुपा कर रखने को। ये बोलते वक्त आरवा के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। वहीं स्वाति को बुरा लगा नीति की बात सुनकर, क्योंकि वो दोनों एक ही उम्र के थे और बचपन से साथ में इस अनाथ आश्रम में रहे थे। पहले तो नीति की तबीयत ठीक थी, लेकिन अभी कुछ सालों पहले ही पता चला कि नीति को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज। ये बात सुनकर सभी दुखी थे, क्योंकि सबको नीति बहुत पसंद थी। वो स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, सबकी मदद करने वाली लड़की थी और उसकी हॉबी नोवेल पढ़ना। उसके पास उसका खुद का एक कलेक्शन था नोवेल्स का। वो दोनों अभी बैठे होते कि तभी नीति को खांसी आने लगती है। वही ये देखकर वो स्वाति की पीठ सहलाने लगती है। तभी वो देखती है कि नीति के मुंह से खून निकल रहा था। वो घबरा जाती है और बोलती है, नीति तू टेंशन मत ले, हम तुझे अभी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। ये बोल वो अनाथ आश्रम के केयर टेकर को आवाज देने लगती है, जिससे वो भाग के उनके पास आते हैं और उनके साथ अनाथ आश्रम के बच्चे भी थे। सभी घबरा गए थे। वो लोग नीति को तुरंत लेकर जाने लगते हैं, लेकिन नीति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शायद वो समझ गई थी अब उसका समय पूरा हो गया है। वो अपनी बंद होते हुई आंखों से सबको देखती है, फिर उसकी नजर अनाथ आश्रम पर जाती है और इसके साथ उसकी सांस रुक जाती है। लेकिन ये अंत नहीं था, आरंभ था एक नई कहानी का। वहीं दूसरी तरफ एक किंग साइज बेड पर एक लड़की जो किसी परी की तरह थी, वो किसी स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लग रही थी। तभी उस लड़की के कमरे का गेट खुला, एक अधेड़ उम्र की औरत अंदर आती है। वही जैसे ही उनकी नजर बेड पर लेटी लड़की पर जाती है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो उनके पास चलकर जाती है और बेड पर बैठकर उस लड़की किस्से को सहलाते हुए बोलती है, लाडो उठो बेटा, सुबह हो गई है, आपको कॉलेज भी तो जाना है ना, चलो जल्दी उठो, सभी नीचे ब्रेकफास्ट पर आपका इंतजार कर रहे हैं। तभी उस लड़की की आंखें धीरे धीरे खुलती है और वो लड़की कंफ्यूज थी। वो इधर उधर देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रही है। तभी उसका ध्यान सामने बैठी औरत पर जाता है। वहीं जब वो औरत उस लड़की वो उठते हुए देखती है तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसे उठते हुए बोलती है, आरवा बेटा जल्दी उठिए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, अगर आप लेट हो जाएगी तो बड़े मालिक फिर से आपसे नाराज हो जाएंगे। ये बोल वो वहां से उठकर उस लड़की मतलब आरवा के कमरे से चली जाती है। वहीं उनके जाने के बाद वो लड़की अपना सर खुजलाते हुए बोलती है, ये आंटी कौन थी और मुझे आरवा क्यों कह रही है, मेरा नाम तो नीति है और 1 मिनट में हूँ कहाँ, ये जगह कौन सी जगह है, मुझे हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए था। तभी वो अपनी जगह से अखंडी होती है और तभी उसका ध्यान मिरर पर जाता है और खुद को देखकर वो हैरान हो जाती है और पलट पलट कर पीछे देखती है और बोलती है, 1 मिनट, या तो मेरी आंखें खराब हो गई है या ये मेरा खराब हो गया है, मैं इस बड़ी कब से दिखने लगी, लगता है डॉक्टर ने मुझे कुछ तो पिलाया है, मैं इल्यूजन के रही हूँ। ये बोल वो आसपास देखती है। तभी उसका ध्यान वही टेबल पर रखे ग्लास पर जाता है। वो उस ग्लास को उठती है और पानी अपने चेहरे पर छिड़क कर बोलती है, उठ जा नीति, ये सब सपना है।
ये बोल वो अपनी आंखें दोबारा खोलती है लेकिन सब वैसा ही था। तभी वो कुछ सोचकर आसपास अपनी नजरें दौड़ती है। तभी उसका ध्यान वहां रखे कॉलेज बैग पर जाता है। वो उसे उठती है और चेक करती है तो उसे उसमें ईडी कार्ड दिखता है। जैसे ही वो उसने लिखा नाम पढ़ती है तो उसे झटका लगता है। वो उसे पढ़ती है, आरवा खुराना, डॉक्टर ऑफ पीयूष खुराना एंड रेखा खुराना। ये नाम पढ़कर वो याद करने की कोशिश करती है, ये नाम कहीं तो सुना है। तभी उसे याद आता है, एक मिनट, कहीं ये वही नॉवेल तो नहीं जो मैं लास्ट टाइम पढ़ रही थी, डेविल इन लव विद इनोसेंट गर्ल। एक मिनट, अगर मेरा तुक्का सही है तो आरवा को आदत थी डायरी लिखने की, वो जरूर इसी रूम में होगी। ये बोल वो पूरे रूम में डायरी ढूंढने लगती है। तभी उसके हाथ में वो डायरी पड़ती है। वही उसके हाथ कांप रहे थे लेकिन वो हिम्मत करके कवर पेज खोलती है और उसे झटका लगता है क्योंकि उसमें खुराना फैमिली की फोटो थी और सबके नाम लिखे हुए थे। वहीं ये देखकर वो अपना एक हाथ से पर रख कर बोलती है, मतलब मैं इस वक्त आरवा खुराना के शरीर में हूँ जो नॉवेल में विलेन थी और उसे हीरो और उसके भाई ने मार डाला था क्योंकि खुराना परिवार की छोटी बेटी का एक्सीडेंट करने का इल्जाम उस पर लगा था। वो विलेन थी नहीं बल्कि सभी उसे विलेन समझते थे क्योंकि आरवा अपनी छोटी बहन सानवी से बहुत नफरत करती थी। सबको ऐसा लगता था लेकिन बात तो कुछ और ही थी। उस वक्त नीति को आरवा के लिए बहुत बुरा लगा था। इसे तो बस प्यार पाने की इच्छा रखी थी लेकिन उसे बस दुत्कारा गया। हमेशा वो एक टाइम पर घर की प्रिंसेस थी, सबकी लाडली, लेकिन सानवी के आने के वो सबकी लाडली हो गई क्योंकि वो बचपन में बहुत कमजोर थी। ऐसा नहीं था कि आरवा उससे नफरत करती थी, बस वो उससे बात करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन सबको यही लगता था और आरवा के दिमाग में ये बात डालने वाले भी यही लोग थे। ये तक कि उसकी शादी जिस इंसान से बचपन में तय हो गई थी उस इंसान ने भी उसका दिल तोड़ दिया था और उसे बेइज्जत करके धक्का मारकर इस घर से निकाल दिया था। उसने सबको देखा था उस वक्त उम्मीद से, लेकिन उसे सबकी नजरों में अपने लिए सिर्फ नफरत ही दिखी थी। ये सब याद करके नीति की आंखों में भी आंसू आ गए। वो खुद से बोलती है, आरवा तुम चिंता मत करो, मैं कभी किसी को माफ नहीं करेगी। यह मौजूद हर इंसान तुम्हारा जिम्मेदार है। लेकिन आज का दिन कौन सा है और आरवा की मौत कैसे हुई और मैं नॉवेल में कैसे आई, मुझे जानना होगा। ये सोच के वो आरवा की डायरी का लास्ट पेज ओपन करती है, कल के बारे में ढूंढने लगती है। तभी उसे एक पेज मिलता है, वो उसे पढ़ने लगती है। क्या गलती है मेरी, सभी लोगों ने मुझे बस दुख ही दिया है। कल मैं रीना के साथ पब गई थी, मुझे लगा था वो मेरी अच्छी दोस्त है लेकिन नहीं, उसने वह मेरी ड्रिंक स्पॉइल करने की कोशिश करी। वो तो अच्छा हुआ मैंने उसे देख लिया, फिर उसकी और मयंक की बात सुन ली जो मुझे इस्तेमाल करके बस मुझसे पैसे निकलना चाहते थे। जैसे तैसे करके मैं वहां से निकली। घर आए तो मुझे भाई मेरा इंतजार करते मिले। मैं उन्हें गले लगाकर सब बताना चाहती थी, रोना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ। जैसे मैं अपने भाई अर्जुन के पास पहुंची उन्होंने मुझ पर चिल्लाने शुरू कर दिया। उन्होंने एक बार भी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं करी मैं किस हालत में हूँ। मैंने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश करी तो वो मुझे धक्का देकर चले गए। एक बार भी पलटकर नहीं देखा मैं किस हालत में हूँ, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। उन्होंने तो मेरी चोट पर भी ध्यान नहीं दिया। अब तो मुझे खुद से ही नफरत सी हो रही है। उद्धरण चिन्ह। वहीं नीति ये पढ़कर अपने आप से हंसते हुए बोलती है, आरवा मैं हमेशा से खुद को बहुत बदनसीब समझती थी क्योंकि मुझे मेरे परिवार ने ठुकरा दिया। लेकिन तुम्हारे पास तो हर रिश्ते थे, लेकिन फिर भी तुम इन सब के बीच अकेली थी। मैं उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी क्योंकि उनकी वजह से तुमने खुद को खत्म कर लिए। ये बोल वो बेड के साइड बनी टेबल के ऊपर से एक डब्बी उठती है जो नींद की गोली थी। उसे याद आता है इस घर में कौन कौन है। विशंभर खुराना दादाजी, ये बहुत स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान है। इन्होंने खुराना एम्पायर की शुरुआत करी थी जिसमें इनकी पत्नी सुगंधा जी ने हमेशा साथ दिया क्योंकि विशंभर जो अक्सर काम में बिजी रहते थे, वही सुगंधा जी शांत किस्म की थी और अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। दोनों आरवा से बहुत प्यार करते थे और करते हैं, लेकिन उसके सामने स्ट्रिक्ट बने रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आरवा गलत लोगों के साथ घूमती है। इनके 3 बेटे हैं। पहला नितेश खुराना, घर के बड़े बेटे, ये स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान है लेकिन बाहर वाले के लिए, लेकिन अपनी फैमिली से ये बहुत प्यार करते हैं। इनकी पत्नी का नाम श्वेता खुराना है। इनका एक बेटा है जो घर में सबसे बड़ा है, उसका नाम है अर्जुन खुराना जो अब खुराना कंपनी के सीईओ है, वही कंपनी को संभालते हैं। दूसरा बेटा नीलेश खुराना, इनका खुद का गन का बिजनेस है जिसे इन्होंने खुद स्टॉक किया था, ये आर्मी में उसे बेचते हैं। इनकी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो इंडिया से बाहर भी डील करती है। इनकी वाइफ मेघना खुराना, ये सबको साथ में लेकर चलने वाली इंसान और थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है। इनका भी एक बेटा है व्योमेश खुराना जो अपने पापा की कंपनी को संभालते हैं और ये उस कंपनी के सीईओ है। फिर आते हैं दिग्विजय खुराना, इनके तीसरे बेटे। इनका खुद का बिजनेस है क्लथिंग ब्रांड का जिसमें उनका साथ इनकी पत्नी मधु खुराना देती है। इनकी 2 बेटी है, पहली आरवा जो सबकी लाडली थी घर की पहली लड़की होने की वजह से, लेकिन 2 साल बाद इनकी ये जगह इनकी छोटी बहन सानवी ने ले ली क्योंकि वो बचपन में बहुत कमजोर थी, इसलिए सब उसका ध्यान रखने में इतने बिजी हो गए कि आरवा को भूल ही गए जिसका ख्याल उसकी दाई माँ ने रखा।
अभी वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, वो अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी उसे कुछ महसूस होता है। तो वो अपने गले में पहने हुए पेंडेंट को देखती है और हैरान हो जाती है और वो खुद से बोलती है, ये क्या, ये पेंडेंट मेरे गले में कैसे? मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, क्या ये भी मेरे साथ ही यहाँ आ गया? लेकिन ये चमक क्यों रहा है और ये इससे ब्लू रेज क्यों निकल रही है? ये बोल वो उस पेंडेंट को ध्यान से देखती है, तभी धीरे धीरे उस पेंडेंट की रोशनी बढ़ने लगती है और एक टाइम पर उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें, तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल किसी फेरी की तरह लग रही थी। वही आरवा तो उसे अपना मुंह खोले देख रही थी। वही उसकी ऐसी हालत देखकर उस फेरी की हंसी निकल जाती है और वो हंसते हुए बोलती है, मालकिन अपना मुंह तो बंद करिए वरना मक्खी चली जाएगी। वही उसकी आवाज से आरवा होश में आती है और बोलती है, तुम कौन हो, यहाँ कहाँ से पधारी? तभी वो फेरी आरवा को रिलैक्स करते हुए बोलता है, मालकिन शांत शांत, मेरा नाम कायरा है, मैं इस पेंडेंट में रहती थी और मेरा काम इसे पहनने वालों को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन मैं अभी तक इनएक्टिव थी, लेकिन आपके रिबॉन के साथ मेरी भी शक्तियां वापस आ गई है। लेकिन वही आरवा को कायरा की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपनी आंखें छोटी करके बोलती है, मतलब तुम एक परी हो तो फिर तुम्हारे पास पावर्स भी होगी, मतलब तुम मेरी विश भी पूरी कर सकती हो, तो एक काम करो, मुझे ना बहुत पावरफुल बना दो। उसकी बात पर कायरा मुस्कुराती है और बोलती है, मालकिन अभी मेरा काम सिर्फ आपकी शक्तियों को जगाना है और आपको प्रोटेक्ट करना। आपकी शक्तियों ले बारे में आपको धीरे धीरे पता चलेगा और मैं हमेशा आपके आसपास ही रहूंगी, लेकिन आपके सामने तभी आऊंगी जब आपको मेरी जरूरत होगी। वही आरवा अभी कोई और सवाल करती उससे पहले ही कायरा गायब हो जाती है। ये देखकर तो उसका मुंह ही बन जाता है। वहीं अब आरवा तैयार हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, कायरा की बातें और खुराना फैमिली के बारे में, लेकिन वो इन सब को देखना भी नहीं चाहती थी। उसे नफरत सी महसूस हो रही थी, वो उन्हें देखना भी नहीं चाहती थी। कैसा परिवार है ये! आरवा ने अपनी जान दे दी लेकिन कोई एक बार भी उसे देखने तक नहीं आया। आरवा ने खुद को सबसे अलग ही कर लिया था, वो सब जहाँ अपनी दुनिया में खुश ने, वही आरवा ने अपनी दुनिया घर से बाहर ही बना ली थी। वहीं ये सब सोचते हुए वो अपना बैग लेकर नीचे आती है। उसने जीन्स पहना हुआ था और बॉयज टी शर्ट, वो बिल्कुल टॉम बॉय लग रही थी। यही तो नीति जो अब आरवा थी। वो नीचे आती है और बिना इधर उधर देखे आवाज लगते हुए बोलती है, दाई माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, वही कैंटीन से खाना खा लूंगी, तो आप परेशान मत होना और मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ निकल जाती है। अभी वो थोड़ी आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसके कान में उसके दादाजी विशंभर खुराना की आवाज पड़ती है, जो बोल रहे थे, आरवा ये क्या तरीका है, सुबह सुबह बिना ब्रेकफास्ट करे आप जा रही है, आइए यहाँ। वहीं उनकी आवाज सुनकर आरवा की आंखें बंद हो जाती है और उसके हाथ की मुट्ठियां बनी हुई थी, वो अपने गुस्से को दबाने की कोशिश कर रही थी। वो खुद को शांत करती है और अपना बैग वहीं रखकर उनकी तरफ बढ़ जाती है। वही आज सबको आरवा कुछ अलग लग रही थी। वही आरवा बिना किसी पर ध्यान दिए सबसे अलग जाकर बैठ जाती है। वही उसका ऐसा करना किसी को समझ नहीं आया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। उन्हें लगा ये आरवा का कोई नया नाटक है। वहीं आरव ने एक नज़र वहां रखे ब्रेकफास्ट को देखा और उसके चेहरे पर सरकास्टिक मुस्कान आ जाती है। फिर वो आवाज लगाते हुए बोलती है, दाई माँ प्लीज मेरा ब्रेकफास्ट ले आइए। उसकी बात सुनकर सबका ध्यान उस पर चला जाता है। वही मधु जी जो सानवी को सर्व कर रही थी, उनके हाथ रुक जाते हैं। वही सुगंधा जी बोलती है, आरवा ब्रेकफास्ट रखा तो फिर। तब तक दाई माँ उसका ब्रेकफास्ट ले आती है, वो उत्तपम था। वही आरवा सुगंधा जी की बातों को इग्नोर करते हुए दाई माँ से मुस्कुराते हुए बोलती है, थैंक यू दाई माँ, अगर आप ना होती ना तो सही में मेरा क्या होता, सिर्फ आपको ही पता है मुझे पीनट से एलर्जी है, आप मेरे लिए मेरी माँ ही हो। ये बोल वो उन्हें बैठे हक कर लेती है। वही दाई माँ को सबके सामने थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर वो आरवा किस्से को प्यार से सहलाती है। वहीं आरवा की बात से डाइनिंग टेबल पर बैठे सबके के हाथ रुक जाते हैं और वो एक नज़र सामने रखने पोहे को देखते हैं। फिर आरवा को जो दाई माँ को गले लगाए हुए थी, जैसे एक बच्ची अपनी माँ को गले लगाती है, वही ये देखकर मधु जी की आंखें नम हो गई थी और उनके हाथ कांप गए। तो क्या आरवा जान पाएगी अपनी शक्तियों के बारे में, और कहाँ गायब हो गई कायरा, और क्या है खुराना फैमिली के ऐसे बिहेवियर के पीछे का राज? चटूक मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट। वहीं आरवा की बात से डाइनिंग टेबल पर बैठे सबके के हाथ रुक जाते हैं और वो एक नज़र सामने रखने पोहे को देखते हैं। फिर आरवा को जो दाई माँ को गले लगाए हुए थी, जैसे एक बच्ची अपनी माँ को गले लगाती है, वही ये देखकर मधु जी की आंखें नम हो गई थी और उनके हाथ कांप गए। अब आगे। वहीं आरवा अब आराम से ब्रेकफास्ट करती है। वही सबकी नज़र बार बार आरवा पर जा रही थी, उन्हें वो आज बहुत बदली हुई लग रही थी। वही अपना ब्रेकफास्ट करके वो अभी अपनी जगह से खड़ी होती, उससे पहले ही विशंभर दादाजी उसे रोकते हुए स्ट्रिक्ट टोन में बोलते हैं, आरवा हमें आपसे बात करनी है। हमें पता चला आप कल देर रात तक घर आई थी, आपको पता है ना हमें ये सब पसंद नहीं, और अगर आप लेट आ रही थी तो एक बार घर में किसी को बता भी सकती थी।
वहीं उनकी बात पर आरवा मुस्कुराते हुए बोलती है, आपको सब तो पहले ही बता दिया गया होगा। ये बोल वो अर्जुन को देखती है जिसके हाथ ब्रेकफास्ट करते करते रुक गए थे और वो आरवा को देखने लगता है। वहीं आरवा आगे बोलती है, वैसे परसों शायद आपकी प्रिंसेस भी देर से आई थी, लेकिन वो आपकी प्रिंसेस है तो उसे सब सही है। और आप अपने प्यार पोते से ये भी पूछिए, जब कल मैं घर वापस आई थी तो उन्होंने एक बार भी मेरा हाल चाल पूछा था नहीं। और वैसे भी मैं अपनी खुशी के अब जीने लगी हूँ, क्योंकि दूसरों के लिए मैं कुछ भी करूँ उनके लिए मैं हमेशा गलत ही रहूंगी, क्योंकि अपने कभी मुझे समझा ही नहीं। वैसे भी मुझे चलना चाहिए, मैं कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। वैसे भी मेरे पास कोई बड़ा नहीं है जो मुझे जल्दी कॉलेज छोड़ देगा, मुझे अपना ध्यान खुद ही रखना है। ये बोल वो वहां से चली जाती है। वही उसे इसे बात करते देख दिग्विजय जी पीछे से आवाज देते हैं, आरवा ये क्या बदतमीजी है, पापा से बात करने की अभी के अभी माफी मांगे। लेकिन आरवा वहां से इससे निकल गई जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वही उसे इसे जाता देख दिग्विजय जी के हाथ की मुठ्ठियां बन जाती है, लेकिन उन्हें अच्छा भी नहीं लगा था आरवा का ऐसे जाना। वहीं उसके जाने के बाद मेघना जी एक नज़र सबको देखकर बोलती है, मैंने पहले ही कहा था जरा सख्ती उस इंसान को हमसे दूर कर देती है, लेकिन तब आपने मेरी बात नहीं सुनी और अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि वो अब हम सबसे इतनी दूर हो गई है कि अब आप कभी उसे अपने पास नहीं ला पाओगे। मैंने बोला था भैया, बच्चों को प्यार और डांट दोनों की जरूरत होती है, लेकिन अपने आरवा के हिस्से में डांट थी जिससे अब वो आपसे बहुत दूर है। और दूसरी तरफ सानवी जिसे अपने आरवा के हिस्से का भी प्यार दे दिया, जिससे ये इतनी कमजोर है कि हर छोटी छोटी बात पर डर जाती है। सॉरी, लेकिन आप एक अच्छे माता पिता नहीं बन पाए। ये बोल वो वहां से उठकर चली जाती है। वहीं उनकी बात सुनकर वहां बैठे हर किसी का दिल धक से रह गया। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, उनकी आरवा अब उनसे बहुत दूर जा चुकी है। वहीं इस पूरे टाइम सानवी अपना से नीचे करके बैठी थी। तभी व्योमेश अर्जुन से पूछता है, भाई क्या आपने कल ये जानने की कोशिश करी कि आरवा के साथ हुआ क्या था और उसके हाथ में चोट कैसे लगी थी? वहीं अब ये सबके लिए दूसरा झटका था, क्योंकि किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। वही अर्जुन के एक्सप्रेशन से वो सब समझ जाता है और वो वहां से उठकर चला जाता है। धीरे धीरे करके सब वहां से चले जाते हैं। वही सबके जाने के बाद अर्जुन अपनी जगह से खड़ा होता है और सानवी से बोलता है, बच्चा जाओ, आप बैग लेकर आ जाओ, मैं आपको कॉलेज छोड़ दूंगा। उसकी बात पर सानवी जी भाई बोलकर वहां से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वही सानवी के जाने के बाद मधु जी दिग्विजय जी से बोलती है, आपको आरवा से इसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हमें भी लग रहा है कि हम आरवा के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहे हैं, हमें अब उनकी चिंता लगी रहती है। पहले आरवा को सानवी से इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब वो सानवी को देखना भी पसंद नहीं करती है। उनकी बात पर दिग्विजय जी बोलते हैं, मधु मुझे आरवा से कोई दिक्कत नहीं है, बस डर लगता है उसके गुस्से से कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। मधु जी उन्हें एक नज़र देखकर बोलती है, लेकिन मुझे लगता है कि हमने हमारी बेटी को खो दिया। आज तक उसने मुझे कभी ढंग से बात तक नहीं करी और वो दाई माँ के कैसे गले लगी थी जैसे वो ही उसकी माँ है। ये बोल वो वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ आरवा जैसे ही खुराना मेंशन से बाहर आती है तो वहां से पार्किंग में जाती है तो उसकी नज़र वहां खड़ी बाइक पर जाती है और वो तो बाइक लवर एक्साइटेड होकर बाइक के पास भाग जाती है। वही अभी जो उसका मूड खराब था अंदर हुई बात की वजह से, अब वो ठीक थी। वहीं वो बाइक लेकर वहां से कॉलेज निकल जाती है। उसकी स्पीड बहुत जड़ा थी। वही उसे ऐसा करते देख व्योमेश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही अर्जुन जो सानवी के साथ था वो नामे अपनी गर्दन हिलाकर बोलता है, इस लड़की का कुछ नहीं होता है, कितनी बार इसे बोला जा आराम से चलाया करे बाइक, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती है। उसकी बात पर सानवी मुस्कुराते हुए धीरे से बोलती है, भाई दी के इसी नेचर की वजह से तो कॉलेज में सभी उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार है, लेकिन दी बस अपने काम से काम रखती है। वहीं सानवी की बात सुनकर अर्जुन और व्योमेश का पॉजिटिव भाई मोड ऑन हो गया। उन्होंने आरवा के लिए कुछ गार्ड्स लगाने के लिए सोच लिया था और वो वहां से निकल जाते हैं। वही आरवा की बाइक जैसे ही कॉलेज में पहुंचती है तो सबका ध्यान उस पर चला जाता है। वही सबकी नजरों को इग्नोर करते हुए आरवा स्टाइल से उतरती है और अपना हेलमेट निकालकर अपनी उंगली में चाबी घुमाते हुए स्टाइल से चल के अंदर आती है। आरवा को ये सब बढ़िया लग रहा था, क्योंकि नीति ये सब नहीं कर सकती थी अपनी खराब तबीयत की वजह से, और ऊपर से उसने अपना ग्रेजुएशन भी गर्ल्स कॉलेज से किया था। ये उसके लिए नया एक्सपीरियंस होने वाला था। वो अपनी धुन में मग्न चले जा रही थी। वही सभी लोगों का ध्यान उस पर ही था। वही लड़के तो उसे ताड़ रहे थे, वही लड़कियां जलन से उससे देख रही थी। तभी कोई उसे आवाज देता है। जब वो उस तरफ देखती है तो उसकी आंखें कठोर हो जाती है और उसकी आंखों में नफरत उतर आता है, क्योंकि सामने से रीना मटकते हुए उनके पास आती है। आरवा उसकी आंखों को अपने लिए नफरत देख सकती थी, लेकिन चेहरे पर झूठी मुस्कान थी। वो उसके पास आकर बोलती है, आरू तू कल कहाँ जल्दी चली गई थी, मैं कितना परेशान हो गई थी। उसकी बात पर आरवा बिना किसी इमोशन के बोलती है, हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन फिर तुम मुझे कहीं नहीं मिली, इसलिए मैं घर चली गई थी। और तुम्हें तो पता है मेरा फोन डेड हो गया था। अच्छा मैं चलती, तू मुझे लेट हो रहा है क्लास के लिए।
ये बोल वो रीना को इग्नोर करके चली जाती है। वही रीना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था आरवा को उसका इग्नोर करना। वो अपने हाथ की मुठ्ठियां बनाते हुए गुस्से में बोलती है, बस एक बार तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मिल जाए फिर मैंने तुम्हारा ये एटीट्यूड को मैं अपने पैरों से कुचलूंगी। ये बोल वो गुस्से से वहां से चली जाती क्योंकि आरवा जहां बिजनेस की पढ़ाई कर रही थी और रीना मॉडलिंग की। उसने स्टार्टिंग में आरवा से दोस्ती इसलिए की थी जिससे उसे मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिल सके। पहली बार उसने आरवा को मॉल में देखा था गार्ड्स के साथ, तभी इसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चला था। फिर कुछ दिनों बाद उसने आरवा को कॉलेज में देखा। वो हमेशा अकेले ही रहती थी इसलिए उसने प्लान बनाकर आरवा से दोस्ती करी। वहीं अपनी क्लास में पहुंचने के बाद आरवा लास्ट वाली बेंच पर बैठ जाती है। अभी उसके लिए सब नया था, उसे इस माहौल में डालने के लिए थोड़ा टाइम तो चाहिए ही था। वो अभी कुछ सोचती उससे पहले ही प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं और आज का दिन पूरा उसे समझने में ही लग गया क्योंकि उसने डिजाइनिंग की पढ़ाई करी थी। ये सब उसके लिए नया था, आधा तो उसके सर के ऊपर से जा रहा था। वही आरवा पढ़ाई में इंटेलिजेंट थी, वो क्लास में टॉप करती थी इसलिए उसके ऊपर प्रेशर अपने आप था अच्छा परफॉर्म करने का। वहीं सारे लेक्चर्स खत्म होने के बाद आरवा अपनी जगह से खड़ी होती है और खुद का सिर पकड़ते हुए बोलती है, बाप रे, इतनी मुश्किल से तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी, अब वापस से पढ़े और ऊपर से इसका तो सब मेरे ऊपर से ही जा रहा है, क्या करूं। वैसे भी फाइनल सेमेस्टर है, अगर स्टार्टिंग में होता तो थोड़ा बहुत समझ में भी आता। चलनी थी, सॉरी सॉरी आरवा, करो जंग की तैयारी किताबों के साथ। ये बोल वो पार्किंग की तरफ बढ़ जाती है। वो अपनी बाइक के पास जा ही रही थी कि तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो तुरंत अलर्ट हो जाती है और उस तरफ बढ़ जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि 4 लड़के एक लड़की के साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ये देखकर आरवा का दिमाग खराब हो जाता है। वो बिना जरा सोचे वहां पड़ा हुआ डंडा उठती है और तुरंत चारों लड़कों पर हमला कर देती है। वहीं उन चारों को तो कोई आइडिया ही नहीं था, ये सब अचानक हुआ था, उन्हें संभालने का मौका ही नहीं मिला। जब तक कुछ समझ में आया वो लोग जमीन में गिरे हुए थे और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं एक लड़के ने आरवा के हाथों में पकड़ा हुआ डंडा पकड़ लिए। वहीं अब आरवा का दिमाग और खराब हो गया। वो नीति थी जो अनाथ आश्रम में पली बड़ी, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने कराटे सीखे थे। वो तुरंत एक्शन मोड में आ जाती है और फिर वो उन लड़कों को तब तक मरती है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते हैं। वही आरवा ने एक बार भी पलटकर उस लड़की को नहीं देखा था। वही उन लड़कों को अच्छे से पीटने के बाद आरवा बिना पीछे मुड़े हुए बोलती है, कब तक दूसरों का साथ ढूंढोगी, कोई किसी की मदद नहीं करता है, इस दुनिया ने सब स्वार्थी है, खुद लड़ना सीखो वरना किसी के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाओगी या फिर बहुत बुरी तरह हट होगी, तब भी तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं होगा। ये बोल वो वहां से निकल जाती है। वही आरवा के जाने के बाद उस लड़की का रोना और बढ़ जाता है। तभी वहां कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उस लड़की को लेकर निकल जाते हैं। वही आरवा घर ना जाकर अपने लिए पार्ट टाइम जॉब देख रही थी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसने अपना खर्चा हमेशा खुद ही उठाया था। भले ही अब वो एक अमीर घर की बेटी हो लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कह सकती थी। कौन थी ये लड़की जिसकी जान आरवा ने बचाई, या फिर था ये कोई ट्रैप? क्या होने वाला है आरवा के साथ? छतरी, मुझे नफरत है तुमसे। ये बोल वो वहां से निकल जाती है। वही आरवा के जाने के बाद उस लड़की का रोना और बढ़ जाता है। तभी वहां कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और उस लड़की को लेकर निकल जाते हैं। वही आरवा घर ना जाकर अपने लिए पार्ट टाइम जॉब देख रही थी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लड़की थी। उसने अपना खर्चा हमेशा खुद ही उठाया था। भले ही अब वो एक अमीर घर की बेटी हो लेकिन वो उनसे कुछ नहीं कह सकती थी। अब आगे वहीं दूसरी तरफ वो गार्ड्स वो लड़की को लेकर घर पहुंचते हैं। वही घर देखते ही वो लड़की दौड़कर अंदर जाती है। वही इस वक्त हॉल में कुछ लोग मौजूद थे। जब वो सामने एक एक लड़की को रोते हुए आते देखते हैं तो सभी परेशान हो जाते हैं। सभी तुरंत खड़े होते हैं और एक आदमी और औरत तुरंत उसके पास आते हैं और उसे गले लगाते हुए बोलते हैं, प्रिंसेस क्या हुआ, आप ठीक तो हैं ना, आप इतना रो क्यों रहे हो? लेकिन सानवी चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो उसे हिचकियां आने लगी थी। वहीं सब इसे देखकर परेशान हो गए थे। मधु जी प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोलती है, बेटा बात कर है, बताओ, अपनी माँ को नहीं बताओगी? वहीं सानवी के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, बस उसके मुंह से दी निकलता है। वहीं आरवा का नाम सुनकर सुनकर किसी को समझ नहीं आता है कि सानवी ने आरवा का नाम क्यों लिया। वहीं दिग्विजय जी का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। उन्हें लगता है कि सानवी को आरवा ने परेशान किया। वहीं अभी कोई कुछ रिएक्ट करता तभी सबका ध्यान गेट पर जाता है जहां से आरवा खुशी खुशी अपने उंगली में बाइक की चाबी घुमाते हुए अंदर आ रही थी। उसने किसी पर ध्यान ही नहीं दिया, वो सीधा अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी कि तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वही आरवा हैरानी से पीछे मुड़ती है तो एक थप्पड़ सीधा उसके गाल पर पड़ता है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है, ये तक कि आरवा को भी। उसे तो तब होश आता है जब वो सामने देखती है जहां दिग्विजय जी गुस्से से उसे देख रहे थे। वहीं सभी हैरान थे, किसी को समझ नहीं आता अभी हुआ क्या। सबसे पहले नितेश जी होश में आते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं, दिग्विजय ये क्या तरीका हुआ और अपने आरवा पर हाथ क्यों उठाया?
वहीं आरवा के हाथों की मुठ्ठियां बनी हुई थी, आज तक किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया था, उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वहीं दिग्विजय जी गुस्से से बोलते हैं, भैया आपने सुना नहीं, सानवी ने इस लड़की का नाम लिया था। अरे मुझे पहले लगा कि इसे बस प्रिंसेस की दिक्कत है, लेकिन अब तो ये हद कर रही है, देखा नहीं वन आज प्रिंसेस कितना रो रही है। वहीं उनकी बात पर मेघना जी कठोरता से बोलती है, भैया लेकिन सानवी ने बस आरवा का नाम ही लिया है, पूरी बात तो आप जानते ही नहीं हो। फिर तभी सबके कान में आरवा की आवाज पड़ती है, जो दिग्विजय जी को नफरत से देख रही थी और बोलती है, हाँ नहीं है पसंद वो मुझे, और पसंद होनी भी क्यों चाहिए, मेरा परिवार छीनने के लिए जब से ये आए हैं आप लोगों ने तो मुझे अपने ही हाल में छोड़ दिया। ये कमजोर थी तो उसमें मेरी क्या गलती थी, पता है मुझे पहले उससे दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप सबकी वजह से मुझे उससे दिक्कत हुई, और अब इतना है कि मैं उससे नफरत करती हूँ। फिर वो सानवी को देखती है और नफरत से बोलती है, मुझे नफरत है तुमसे, और ये जो तुम मासूम बनने का नाटक करती हो ना, और मुझे सबके सामने विलेन बना देती हो, आई हेट यू, आज भी तुमने मुझे फंसाने के लिए ही ये सब किया है ना। ये बोल वो वहां से चली जाती है अपने कमरे की तरफ। वही दिग्विजय जी के हाथ कांप रहे थे, अपने गुस्से में को पूरी बात जानना ही भूल गए। वो आरवा से बात करना चाहते थे, लेकिन तब तक वो वहां से जा चुकी थी। वहीं सभी अभी उस तरफ ही देख रहे थे जहां आरवा गई। वही आरवा की बात सुनकर सानवी को रोना और बढ़ जाता है, तो विशंबर जी मधु जी से बोलते हैं, बेटा तुम प्रिंसेस को अंदर लेकर जाओ। ये सुनकर वो उसे ले जाती है। उनके जाने के बाद विशंभर जी गुस्से से दिग्विजय जी से बोलते हैं, ये क्या हरकत थी, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती पर हाथ उठाने की, हमें तो समझ नहीं आता, हम एक पिता होकर कभी हमारे तीनों बच्चों में फर्क नहीं कर पाए, तो फिर आप इसे क्यों है। आपने कहा कि आरवा के लिए हमें स्ट्रिक्ट रहना होगा, हम मान गए, अब हम वो सब हमारी ही गलती लग रही थी, अपने एक बार भी सच जानने की कोशिश ही नहीं करी। आपको हो क्या जाता है कि आप सानवी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। अभी वो कुछ बोलते उससे पहले ही किसी की कदमों की आवाज सबके कान में पड़ती है, तो वो देखते हैं आरवा सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और उसके हाथ में एक बैग था। वो नीचे आती है, किसी को समझ में नहीं आता है कि आरवा करना क्या चाहती है। वहीं नीचे आकर आरवा सबके सामने अपना बैग खोलकर दिखती है, जिसमें सिर्फ उसके कपड़े और डॉक्यूमेंट थे। वो सब उन्हें दिखती हुए बोलती है, देख लीजिए मिस्टर खुराना, आपका कोई सामना मैं अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ, वरना कल आप मुखर चोरी का इल्जाम लगा दे। ये बोल वो बैग वापस से बंद करती है और अपनी बाइक की चाबी ले जाकर दिग्विजय जी के हाथ में रख देती है और बोलती है, बहुत दिक्कत होती है ना आपको मुझसे, अब आपको मेरी शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। ये बोल वो बिना किसी की तरफ देखे वहां से गेट की तरफ बढ़ जाती है। वही उसके जाने से सब होश में आते हैं और मेघना जी और श्वेता जी तुरंत आरवा को रोकने के उसके पीछे जाती है। सब उसे आवाज देते हैं। वही सबकी आवाज से मधु जी और सानवी भी अपने कमरे से बाहर आ गए थे। वही सबकी आवाज से दिग्विजय जी होश में आते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो तुरंत बाहर भाग कर जाते हैं जहां सभी थे और अपनी नम आंखों से खुले गेट को देख रही थे। वो तुरंत भाग के बाहर जाते हैं और आवाज देते हुए बोलते हैं, गुड़िया अपने पापा को माफ कर दे, बस एक मौका दे दो, प्रोमिस पापा आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बेटा माफ कर दे अपने पापा को, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैंने मेरी गुड़िया पर हाथ उठाया आज। ये बोल वो बाहर रोड पर बैठ जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। तभी वहां एक कार आकर रुकती है और उससे अर्जुन व्योमेश बाहर निकलते हैं और तुरंत भागकर दिग्विजय जी के पास जाते हैं और उन्हें उठाते हैं और घर के अंदर लेते हैं। जैसे ही वो गेट से अंदर आते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी रो रहे थे। वही दादाजी को नितेश जी और नीलेश जी ने संभाल हुआ था। वो सब अंदर आते हैं और दिग्विजय की को बिठाते हैं। वही उनके पास मधु जी अपना सर पकड़कर बैठी थी और रो रही थी। उन दोनों को समझ ही नहीं आ रहा था घर में हुआ क्या है। वहीं मेघना जी रोते हुए बोलती है, मैंने पहले ही बोला था हर इंसान की सहन शक्ति होती है, आज उसके सब्र का बंध टूट गया, चली गई वो हमें छोड़कर, अरे गलती क्या थी उसकी। वहीं अर्जुन और व्योमेश को तो समझ ही नहीं आ रहा था ये चल क्या रहा है। वही अर्जुन झुंझलाते हुए बोलता है, आप बताओगे हुआ क्या है। और सानवी तू ठीक तो है ना, मुझे गार्ड ने बताया तेरे साथ लड़कों ने बदतमीजी करने की कोशिश करी लेकिन सही टाइम आरवा ने तुझे बचा लिया, लेकिन आरवा कहाँ है। ये बोल वो उसे पूरे घर में आवाज देता है, आरवा आरवा। वही किचन के गेट के पास खड़ी दाई रोए जा रही थी क्योंकि उनके लिए आरवा उनकी बेटी जैसी थी, उन्होंने ही तो पाला था उसे। वहीं श्वेता जी रोते हुए बोलती है, नहीं बर्दाश्त कर सकती थी वो और छोड़कर चली गई, और ये सब इस घर के प्रिंसेस की वजह से हुआ है। अरे तुम सच बता सकती थी ना सानवी, देखो तुम्हारी चुप्पी ने आज हमारी बच्ची को हमसे हमेशा के लिए दूर कर दिया, यही चाहती थी ना तुम। ये बोलकर वो वहां से उठकर चली जाती है। वही अर्जुन और व्योमेश के तो पैर ही जम जाते हैं, उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा था। वही विशंभर जी बोलते हैं, मुझे मेरी बच्ची घर में चाहिए, कुछ भी करो, कहीं से भी ढूंढ कर उसे लाओ, और ये मेरा हुक्म है, मुझे मेरी आरवा घर पर चाहिए।
ये बोल वो अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। उनके पीछे मीनाक्षी जी भी वही अर्जुन और व्योमेश तुरंत गार्ड्स को आरवा को लाने के लिए भेज देते हैं। वही दिग्विजय जी, मधु जी तो खामोश से हो गए थे, बस उनकी आंखों से आंसू निकल रही थे। वही सानवी तो बहुत पहले ही वहां से अपने कमरे में चली गई थी। वो अपने कमरे में आकर बेड पर लेट जाती है और रोने लगती है। रोते हुए बोलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। दी को मैं हमेशा डिसअपॉइंट करती हूँ, वो हमेशा गलत बन जाती है जबकि उनकी कोई गलती ही नहीं होती है। सारी गलती मेरी होती है, क्यों मैं इतनी कमजोर हूँ। ये बोल वो रोने लगती है। 1 महीने बाद न्यूयॉर्क की सड़कों में कुछ गाड़ियां भाग रही थी। थोड़ी देर बाद वो गाड़ियां एक खंडहर के सामने आकर रुकती है। उस कार में से एक इंसान निकलता है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। वही बहुत सारे बॉडीगार्ड आकर उसे कवर कर लेते हैं। सबके हाथ में गन थी। वो चलकर अंदर आता है तो अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे किसी को बहुत टॉर्चर किया जा रहा हो। वही वो इंसान चलकर उस कमरे के अंदर आता है और बाकी सारे बॉडीगार्ड उस कमरे में बाहर पहरा देने लगते हैं। वहीं वो इंसान कमरे में आकर देखता है एक इंसान को जंजीरों से बांधा गया हुआ था और 4 बॉडीगार्ड उसे मार रहे थे, उसके जख्म में नमक डाल रहे थे। उस कमरे में उस इंसान की दर्दनाक चीखें गूंज रही थी, लेकिन वही उसकी कमरे के सेंटर में एक इंसान आराम से सोफे पर बैठा हुआ था। उस इंसान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो खाली आंखों से सामने तड़पते हुए इंसान को देख रहा था। वही वो जख्मी इंसान तड़पते हुए बोलता है, बॉस माफ कर दीजिए, गलती हो गई, पैसों में लालच में अंधा हो गया था, जो आपको धोखा देने की गलती करो। लेकिन सामने बैठा इंसान अपनी खतरनाक आवाज में बोलता है, मेरे राज में माफी शब्द की कोई जगह नहीं है और तुम सबके लिए एग्जाम्पल हो। अगली बार सब मुझसे उलझने और मुझे धोखा देने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ये बोल वो बॉडीगार्ड को इशारा करता है तो वो वापस से उसे टॉर्चर करने लगते हैं। वही वो दूसरा इंसान ये सब खड़ा गेट से देख रहा था। वो चलकर उसके पास आता है और बोलता है, भाई दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने मुझे आपको लाने को कहा है। ये सुनकर वो बैठा हुआ इंसान अपनी जगह से खड़ा होता है। क्या होगा खुराना फैमिली को अपनी गलती का एहसास। और कहा है आरवा, क्या हुआ है उसके साथ, कौन है ये इंसान, क्या ये हमारे हीरो है ये। You've just listened to Reborn in New World Part 1 only on the Story Cabin. If you enjoyed this beginning, don't forget to like, share, and subscribe. Because a new chapter awaits soon and destiny has just begun.